कक्षा 12 के छात्रों को मेरी तरफ से शुभ प्रभातम, नमो नमः। आज हम लोग कक्षा 12 की में जो पहला पार्ट है अर्थात खंड का है गद्य, संस्कृत विषय में जो खंड का है गद्य में जो महाकवि बाणभट्ट परितम चंद्रापीडी कथा है कि उसके लेखक महाकवि बाणभट्ट का जीवन परिचय पर बात करेंगे। यह पहली हमारी क्लास होगी। आप सभी छात्रों से अनुरोध है कि आप अपनी पुस्तक को ले लें, अपनी स्लाइड में देखते रहें। जो जो चीज़ जानना है मुख्य रूप से उसमें हम दिखाते रहेंगे आपको, और इसको समझ लें, याद कर लें। यहाँ से एक प्रश्न आता है कि लेखक का जीवन परिचय देते हुए उसकी गद्य शैली पर प्रकाश डाली। तो यहाँ पर हम बाणभट्ट के जीवन परिचय पर बात करेंगे आपसे। तो पहला है महाकवि बाणभट्ट का जीवन परिचय। आइए समझते हैं। जीवन परिचय देखें तो बाणभट्ट संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ गद्य कवि हैं। अर्थात ये संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ गद्य कवियों में बाणभट्ट का नाम गिना जाता है। इनके इस समय जीवन परिचय और रचनाओं आदि के विषय में किसी प्रकार का संदेह नहीं है। कहने का अभिप्राय यह है कि संस्कृत साहित्य के अधिकतर लेखकों के समय सीमा, जीवन परिचय और रचनाओं के विषय में पर्याप्त मतभेद रहा है, लेकिन बाणभट्ट इसके अपवाद थे और उनके जीवन, समय सीमा और जीवन परिचय तथा रचनाओं के विषय में कोई भी मतभेद नहीं है, स्पष्ट है। इसका कारण है उनके आश्रयदाता हर्षवर्धन का ऐतिहासिक होना। अर्थात उनके जो आश्रयदाता थे वो हर्षवर्धन थे और वो ऐतिहासिक व्यक्ति थे, इसलिए इनके समय, जीवन परिचय और रचनाओं के विषय में कोई भी मतभेद नहीं है। इनकी कृतियों में वर्णित घटनाएं तथा अन्य बाह्य साक्ष्य भी उसे प्रमाणित करते हैं। इनकी जो कृति है, जो उनकी कृति है, उनकी सारी जो घटनाएं हैं वो इनके इस बात को प्रमाणित करती हैं कि इनका समय सीमा एकदम निश्चित है। हर्षचरित के प्रथम 2 उच्छ्वास, इनकी एक रचना हर्षचरित, उनके प्रथम 2 उच्छ्वास में ये प्रथम 2 उच्छ्वासों और कादंबरी भूमिका श्लोक संख्या 10 से 20 तक। कादंबरी की भूमिका में श्लोक 20 हैं, उसमें जो श्लोक 10 से 20 तक है, बाणभट्ट अपने आत्मकथा और वंश परिचय इन्हीं 10 श्लोकों में दिया है। हर्षचरितम के प्रथम उच्छ्वास में उन्होंने अपने वंश की पौराणिक उत्पत्ति बताई। जो हर्षचरितम उनका ग्रंथ है, उसमें प्रथम उच्छ्वास में उन्होंने अपने वंश की उत्पत्ति पौराणिक बताई है। इनके वंश प्रवर्तक वत्स सरस्वती के पुत्र, इनके वंश प्रवर्तक वत्स थे। कौन थे? वत्स। ये देखिए यह है, इनके वंश प्रवर्तक वत्स रहे हैं, जो सरस्वती के पुत्र सारस्वत के चचेरे भाई थे। अब देखिए, इनके जो पूर्वज थे उनका नाम था वत्स, जो सरस्वती के पुत्र और सारस्वत के चचेरे भाई थे। बाण के पिता का नाम चित्रभानु था। पिताजी का क्या नाम था? चित्रभानु। इसको ध्यान रखने वाली बात है। और माता का नाम राजदेवी था। दोनों बातें देख ले यहाँ से, पिता चित्रभानु और माता राजदेवी था। बचपन में ही इनकी माता का देहांत हो गया और पिता ने इनका पालन पोषण किया। 14 वर्ष की आयु में इनके पिता का भी स्वर्गवास हो गया। कितने वर्ष की आयु में? 14 वर्ष की आयु में हो गया। पिता की मृत्यु के बाद शोक संतृप्त बाण अपने मित्रों के साथ देशांतरण पर निकल पड़े। यायावरी जीवन व्यतीत करने लगे। भ्रमण के दौरान बाण राजदरबारों तथा गुरुकुलों में भी गए। विद्वानों के बीच रहते हुए बाण की प्रकृति बदल गई और वे अपने वात्स्यायन वंश के अनुरूप गंभीर स्वभाव की होकर अब जन्मभूमि को लौट आए। इनके पूर्वजों का निवास स्थान सोन नदी था। क्या था? सोन नदी। सोन नदी के पास प्रीतिकूट नामक ग्राम था। अगर इनका पूर्वजों का निवास स्थान की बात यदि हम करें तो इनका स्थान सोन नदी के समीप प्रीतिकूट नामक ग्राम में था। अब आइए देखते हैं, इनका समय सीमा पर बात कर लेते हैं। तो इनकी समय सीमा भी निर्धारित है, इसलिए कि इनके जो आश्रयदाता हैं हर्षवर्धन, वो ऐतिहासिक व्यक्ति थे। अब समय सीमा की यदि हम बात करें तो बाणभट्ट सम्राट हर्ष के सभा पंडित थे। किसके सभा पंडित थे? सम्राट हर्ष के सभा पंडित थे।
अतः बाण के समय निर्धारण में कोई कठिनाई नहीं है। हर्ष का राज्याभिषेक अक्टूबर 606 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु 648 ईस्वी में हुई थी। ताम्रपत्रों तथा चीनी यात्री हेनसांग के संस्मरणों से ये तिथियां निर्णीत हो चुकी हैं, अर्थात निश्चित हो चुकी हैं। हेनसांग ने 629 से 645 ईस्वी तक भारत में भ्रमण किया था और वह हर्ष के निकट संपर्क में भी आया था। अतः बाण का समय 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध मानना उचित है। कितना? 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। बाण का समय 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध मानना उचित है। 8वीं शताब्दी ईस्वी से लेकर अनेक संस्कृत ग्रंथकारों ने बाण और उनके ग्रंथों का उल्लेख किया है। अतः बाण के समय के विषय में कोई विवाद नहीं है। इस तरह यदि हम देखें वायु आंतरिक साक्ष्य के आधार पर बाणभट्ट का जो निश्चित समय है वो 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है। अब इनकी रचनाओं पर बात करें तो बाणभट्ट के 2 ग्रंथ उपलब्ध हैं। मुख्य रूप से 2 ग्रंथ उपलब्ध है, लेकिन अन्य ग्रंथ भी इनके माने जाते हैं। पहला ग्रंथ हर्षचरितम और कादम्बरी, ये फेमस है। हर्षचरितम एक आख्यायिका ग्रंथ है और कादम्बरी कथा है। इसी का एक अंश जो चंद्रापीठ कथा हम लोग पढ़ेंगे अपने कोर्स में, इसी कादम्बरी उनकी रचना कादम्बरी का ही एक अंश है। इनके नाम से 3 और ग्रंथ माने जाते हैं, चंडी शतक, मुकुटताड़ित और पार्वती परिणय। अब इनके ग्रंथों को याद करने के लिए हम एक शब्द याद कर लें तो हम इनके ग्रंथों को स्पष्ट रूप से हम याद कर सकते हैं। वो शब्द है मुँह पच्चिका। मुँह पच्चिका, मुँह पच्चिका। अधिक मुख से मुकुटताड़ितम जो इनकी वो है नाटक है। फिर हास्य हर्षचरितम और आख्यायिका है। पास्य पार्वती परिणय ये भी नाटक है। और 4 से चंडी शतक ये स्तोत्र काव्य है। फिर काशी कादम्बरी कथा है। इस तरह इनका यदि मुँह पच्चिका आप शब्द याद कर लेते हैं तो बाणभट्ट का मुँह पच्चिका ऐसा याद कर लेते हैं तो आप इनकी रचनाओं को स्मरण कर लेंगे। तो आइए चलते हैं आगे, देखते हैं इनकी रचनाओं के विषय में कुछ समझते हैं। और देखिए आगे कहा गया कि इनकी 3 रचनाओं की प्रमाणिकता संदिग्ध है। कहने का प्राय है कि जो 2 रचनाएं हर्षचरितम और कादम्बरी, ये तो इनकी रचना सर्वमान्य है, जबकि पार्वती परिणय, चंडी शतक और मुकुटताड़ित ये नाटक संदिग्ध, अर्थात इनकी के विषय में विद्वानों में मतभेद है कि इनकी रचना है। आइए देखते हैं हर्षचरितम क्या है। हर्षचरितम एक 8 उच्छ्वासों में लिखी गई एक आख्यायिका ग्रंथ है। इसके प्रारंभ में स्वयं बाण ने अपने वंश का विशद वर्णन किया है और अगले उच्छ्वास में हर्ष की वंश परंपरा से प्रारंभ करते हुए उनकी प्रतिपत्ति और विकास का विस्तृत वर्णन दिया है। हर्षचरितम कहने का प्राय है कि एक 8 उच्छ्वासों में लिखी गई आख्यायिका ग्रंथ है और इस ग्रंथ में बाणभट्ट ने अपना परिचय स्वयं ही दे दिया। और फिर कादम्बरी दूसरा इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसी कादम्बरी के कारण बाणभट्ट इस संस्कृत साहित्य जगत में अमर हो गए। यह एक अनूठा कथा ग्रंथ है, अर्थात एक ऐसा प्रेम, ये लव स्टोरी ऐसा कह सकते हैं, एक अनूठा कथा ग्रंथ है। इसमें एक काल्पनिक तथा कथा वर्णित है। कादम्बरी को हम आधुनिक युग में उपन्यास कह सकते हैं। भाव और भाषा शैली सभी दृष्टियों से कादम्बरी एक उत्कृष्ट रचना है। अतः यह कथन उचित ही है कि कादम्बरी के रसज्ञों को भोजन भी अच्छा नहीं लगता। कहते हैं कि एक ऐसी रचना है कि इसको जो कादम्बरी के रस का जिसने स्वाद ले लिया उसको भोजन भी अच्छा नहीं लगता। कादम्बरी रसाज्ञानाम आरोपि न रोचते, आहारोपि न रोचते, आहारोपि न रोचते। कादम्बरी रसाज्ञानाम आहारोपि न रोचते। पार्वती परिणय, पार्वती परिणय नाटक है। इसमें भगवान शिव और पार्वती का विवाह का वर्णन है। फिर चंडी शतक, यह 100 श्लोकों का संग्रह ग्रंथ है। इसमें अत्यंत सुंदर शब्दावली की भगवती चंडिका की स्तुति की गई है। फिर मुकुटताड़ितम आती है, यह एक नाटक है परंतु अब अप्राप्त है, अर्थात इसको ये इस समय उपलब्ध नहीं है। तो इस वीडियो में इतना है। शीघ्र नए वीडियो के साथ मिलते हैं बाण की शैली और काव्य सौंदर्य के साथ। तो तब तक के लिए महादेवाय नमः। धन्यवाद।